अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है खूनी कहावत एपिसोड नंबर 3। ये वो जगह है जहां मैंने अपने मरते हुए भाई को अपनी गोद में बिठा लिया था। मैं उस मंज़र को उम्र भर फरामोश नहीं कर सकता। वो मंज़र हमेशा मेरी आंखों में घूमता रहेगा। क्या आप हमें ज़मीन पर लेटकर ये बता सकते हैं कि बलराम सिंह किस तरह पड़े हुए थे? क्यों नहीं ठाकुर साहब? क्या ऐसा करना बहुत ज़रूरी है? जी हाँ, अगर ज़रूरी ना होता तो मैं ऐसी गुस्ताखी हरगिज़ ना करता। मैं दरअसल उस मंज़र को फिर से ताज़ा करना चाहता हूँ। आपने जो कुछ हमें सुनाया है उस पर कम से कम मुझे एतबार आ चुका है। मैं आपके खलूस पर शक नहीं करता। बात यह है कि जब तक मुझे इस बात का पता नहीं चल जाए कि वो वाकई कत्ल की वारदात थी तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। आप बराह करम उसी अंदाज में लेट जाइए जिसमें बलराम सिंह लेटे हुए थे। ठाकर वीर सिंह कुछ सोचकर ज़मीन पर लेट गए। उन्होंने लेटने के बाद हाथ से एक तरफ इशारा किया और बोले, राइफल उधर पड़ी है। शुक्रिया, अब आप उठकर खड़े हो जाइए। ठाकर साहब उठकर खड़े हो गए। आप कहते हैं कि उस दिन 2 गोलियां चलाई गई। आपके भाई ने पहली गोली चलाई होगी। ये तो नहीं हो सकता कि गोली लगने के बाद उन्होंने गोली चलाई। अब सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने गोली किस पर चलाई। आप कहते हैं कि वो बहुत अच्छे निशानाबाज थे, इसलिए हमें फ़र्ज़ करना होगा कि जिस पर उन्होंने गोली चलाई वो उसके ज़रूर लगी। चलिए हम क़यास भी करते हैं कि उन्होंने किसी खरगोश को निशाना बनाया। आपके कहने के मुताबिक बलराम सिंह यहाँ लेटे हुए थे। जब किसी आदमी को गोली लगती है तो वह सामने की तरफ गिरता है और इससे हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वो खरगोश या परिंदा जिस पर बलराम सिंह जी ने गोली चलाई उनसे ज़्यादा दूर नहीं था। आइए हम उसको ढूंढने की कोशिश करें। शायद उसका बचा खुचा पंजर इधर उधर पड़ा हुआ मिल जाए। 3 महीने गुजर चुके हैं, फिर भी कोई हिस्सा मिल सकता है। ये कहकर मेजर एक तरफ चल पड़ा। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम रख रहा था। नाना राय और ठाकर साहब दूसरी तरफ चल पड़े। अभी ठाकर साहब बेमुश्किल 50 गज दूर गए होंगे कि उन्होंने चौंकते हुए कहा, मेजर साहब, आपका अंदाज़ा बिल्कुल ठीक निकला। मेरे सामने जो एक गली सड़ी और सुकड़ी हुई चीज़ पड़ी है वो किसी खरगोश का ढांचा मालूम होता है। मेजर ने करीब आकर उस ढांचे की तरफ देखा। वाकई खरगोश का ढांचा है। अब तो उसकी सिर्फ खाल बाकी रह गई थी। उस खाल पर भूरे भूरे बाल थे जो मट्टी से लुथड़े हुए थे। उस खाल के गिर्द कुछ घास भी उग आई थी। अब गोली मिलनी चाहिए। अगर गोली खरगोश के पेट में लगी है तो जिस्म से पार हो गई होगी। मेरा भाई हमेशा सर का निशाना लगाया करता था। वो बातों का कातिल था और गोली चलाओ तो शिकार के ज़रूर लगनी चाहिए, वरना हवा में गोली चलाओ। खरगोश के पेट में गोली मारना बेकार होता है। वो चौकड़ियाँ भरता हुआ किसी झाड़ी में जा गिरता है। मेजर घुटने के बल झुक गया। उसने खरगोश की खोपड़ी अपने हाथ में उठा ली और उसे मुट्ठी में मसलने लगा। खोपड़ी की हड्डियां चूर चूर हो गईं और उसके हाथ में एक सख्त सी चीज़ रह गई। वो गोली का शीशा था। लीजिए, गोली भी मिल गई। अब बात कुछ आगे बढ़ने लगी है। इससे साबित होता है कि बलराम सिंह ने खरगोश पर गोली चलाई। दूसरी गोली उन्होंने खुद नहीं चलाई। अब अगर वो दूसरी गोली मिल जाए तो मामला साफ हो जाए। आइए हम उस जगह वापस चलें जहां आपने अपने भाई को लेटा हुआ देखा था। वो सब दोबारा उस जगह पर वापस आ गए। ठाकर साहब, यूँ कीजिए, राइफल में गोली भर लीजिए और उस जगह गोली चलाइए जहां हमें खरगोश पड़ा हुआ मिला है। जब आप गोली चलाएंगे तो बेहिस्सो हरकत खड़े हो जाइए। ठाकर साहब ने राइफल में गोली भरी, शस्त्र लगाई और गोली चला दी और फिर बेहिस्सो हरकत खड़े रहे। ये वो लम्हा था जब किसी ने बलराम सिंह पर गोली चलाई।
मेजर ने कहा, और गोली उस तरफ से आई होगी जिस तरफ बलराम सिंह ने गोली चलाई थी। मेजर ने उंगली से एक सिमत में इशारा किया। आइए हम अब दूसरी गोली तलाश करें, पाँव ज़मीन पर दबाकर नहीं रखिएगा। वो मेजर की बताई हुई सिमत पर चल पड़े। दरख्तों के नीचे ज़्यादा पत्ते नहीं गिरे हुए थे। तीनों आगे बढ़ते रहे। एक दरख्त के नीचे उनको सिगरेट का आधा जला टुकड़ा मिला। वो सिगरेट का कार्क था। मेजर ने उस सिगरेट के टुकड़े का बगौर मुआयना किया और फिर सिगरेट का वो टुकड़ा एक कागज़ में लपेटकर अपनी जेब में रख लिया। कातिल इस दरख्त के नीचे खड़ा रहा। इसका मतलब है कि वह बलराम सिंह से ज़्यादा दूर नहीं था। मेजर ने ख्याल आराई की। गोली वाकई नज़दीक से चलाई गई और उसके बाद मेजर ने ठाकर वीर सिंह से पूछा कि आपके भाई को गोली कहाँ लगी थी? सीने में। फिर तो गोली उसके सीने के पार हो गई होगी। हमें उस जगह वापस चलना चाहिए जहाँ बलराम सिंह लेटे हुए थे। उस जगह के पीछे कहीं दूसरी गोली होगी। नाना राय पहले ही उस सीमत चल पड़ा था और उसने ना जाने क्या चीज़ नज़र आई थी। वो दौड़ने लगा। उसने झुककर कोई चीज़ उठाई और मेजर के नज़दीक आकर उसने अपनी मुट्ठी खोल दी। लीजिए, ये दूसरी गोली भी। आज तो फतेह हमारी कदम चूम रही है, मेजर के मुंह से निकला। अब मुझे यकीन आ चुका है कि बलराम सिंह को कत्ल किया गया है। ठाकुर साहब, आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त था। कातिल उस दरख्त के पीछे छुपा हुआ था। वो आपके भाई का इंतज़ार कर रहा था। वो कोई संगदिल इंसान था और उसमें इतना हौसला था कि वो इंतज़ार करते हुए सिगरेट भी पी सकता था। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि सिगरेट पीने वाले शख्स के लिए छुपना आसान नहीं होता। उसने बलराम सिंह को आता हुआ देखा तो सिगरेट फेंक दिया। अब तो आपको इत्मीनान हो गया कि मेरे भाई की मौत हादसे की वजह से नहीं हुई थी। बिल्कुल इत्मीनान हो गया ठाकुर साहब। अब मैं ज़्यादा सरगर्मी के साथ काम कर सकूंगा। मुझे इस बात का ख्याल भी आता है कि ये दोनों गोलियां एक ही आदमी ने चलाई थी। हैरत तो इस बात पर है कि हमलावर के पास भी 22 बोर की राइफ़ल थी। कातिल ने 22 बोर की राइफ़ल इसलिए इस्तेमाल की कि उसे मालूम था कि बलराम सिंह के पास 22 बोर की राइफ़ल है। एक ही जैसी राइफ़ल इस्तेमाल करने का मकसद पुलिस को धोखा देना था और कत्ल की वारदात को एक हादसा करार देना या अक़दाम खुदकुशी ज़ाहिर करना था। कोई बहुत ही चालाक कातिल था। हमें उसको 7 पर्दों से भी ढूंढ निकालना होगा। एक बात पर गौर करना बाकी है कि कत्ल करने का मकसद क्या था। लोग किसी को यूं ही कत्ल नहीं किया करते। मेजर ने सिगरेट सुलगाया और लंबे लंबे कश लगाता हुआ कुछ सोचने लगा। आप कहते हैं कि आपके भाई मुतहम्मल मजाज इंसान थे, तो फिर सवाल पैदा होता है कि उनको कत्ल क्यों किया गया? किसी ने दीदा दानिस्ता उनको कत्ल किया, लेकिन क्यों? ये एक परेशान कुन सवाल है। ठाकुर साहब, ये बताइए, गिद्ध के चीखने और आपके यहाँ पहुँचने में कितना वक्त लगा होगा? 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं। क्या आपके भाई ने गिद्ध चीखता हुआ सुना होगा? ज़रूर सुना होगा। गिद्ध चीखता हुआ सुनकर उसकी क्या कैफियत हुई होगी? मेजर ने कहा, अगर आप अपने भाई की जगह होते तो उस वक़्त आप क्या करते? मैं उनकी जगह होता तो मैं गिद्ध की तरफ देखने की कोशिश ज़रूर करता। आप उसे आप देख ना पाते तो आप क्या करते? मैं अपना काम करता रहता। यानी आप वहाँ से भागने की कोशिश ना करते? बिल्कुल नहीं। कोई गिद्ध को देखकर भाग खड़ा नहीं होता। मैं तो ये देखने की कोशिश करता हूँ कि गिद्ध कहाँ है। मुझे तो ऐसा ख्याल आ रहा है कि कोशिश के बावजूद आप उसे देख ना सकते। आप कहना क्या चाहते हैं? ठाकुर साहब ने फरते हैरत से पूछा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ कोई गिद्ध नहीं, मगर मैं तो उसे चीखता हुआ सुन चुका हूँ। आपने उसे चीखता हुआ सुना मगर देखा नहीं, मेजर ने कहा। गिद्ध की आवाज़ निकालना मुश्किल नहीं, ऐन मुमकिन है कि वो आवाज़ किसी इंसान के मुंह से निकली हो, और उस इंसान के मुंह से जो दरख्त के पीछे खड़ा था और जिसने आपके भाई को गोली का निशाना बनाया। अगर मेरा क़यास गलत नहीं है तो इसका मतलब है कि कातिल को आपके ख़ानदान की बद्दुआ का इल्म था। ओह मेरे भगवान, इस बात पर तो मैंने कभी गौर नहीं किया था। ठाकुर साहब ने कहा, चलिए हम यहाँ से इब्तिदा करते हैं कि आपने गिद्ध को चीखते हुए सुना। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो गिद्ध की हकीकी चीख थी या मसनूई चीख। अहम बात तो ये है कि वो चीख आपने
सुनी। बलराम सिंह ने सुनी। आप कहते हैं कि अगर आप बलराम सिंह की जगह होते तो आपने गिद्ध को ढूंढा होता। ये भी तो मुमकिन है कि बलराम सिंह ने भी गिद्ध को ढूंढने की कोशिश की हो सकता है। गिद्ध की चीख का मकसद सुनने वाले को हरासा करना था। मेरा मतलब है कि जो शख्स उस मनहूस बददुआ से वाकिफ़ था वो उससे पूरा फ़ायदा उठाना चाहता था, और जो शख्स गिद्ध की चीख से नताइज से वाकिफ़ था उसका खौफज़दा होना कुदरती अमल था। मैं समझता हूँ कि गिद्ध की चीख का एक और मकसद भी था। वो मकसद क्या था? कातिल उस चीख से अपने शिकार को अपने करीब खींचना चाहता था। ओहो मेरे भगवान, आपकी हर बात मुझे करीने क़यास मालूम होती है। आप जब जंगल की तरफ दौड़े तो क्या आपने किसी को देखा था? किसी को नहीं। क्या आपने किसी को देखने की कोशिश की थी? नहीं, मुझे तो अपनी पड़ी हुई थी। मैं तो अपने भाई को ऊंधा गिरा देखकर ही हवास बागता हो गया था। बिल्कुल ठीक। सदमे ने मुझे मफलूज कर दिया था। मुझे तो ये नहीं मालूम कि मैं क्या कुछ कर रहा था, लेकिन मुझे इतना याद है कि वो दौड़ता हुआ वापस हवेली में गया था ताकि वहाँ से श्री राम बाबा को लाऊं और भाई की लाश उठाकर ले चलूं। क्या श्री राम बाबा हवेली में मौजूद थे? जी हाँ। कातिल इतनी देर में फरार हो सकता था, मेजर ने कहा। सुनिए ठाकुर साहब, आप आइंदा जब कभी किसी गिद्ध को चीखता हुआ सुने तो आप उस तरफ हरगिज़ ना जाएं जिस तरफ से वो आवाज़ आ रही हो। आप आंख उठाकर ज़रूर देखें, मगर उस सीमत में हरगिज़ ना जाएं। मुझे आपकी हवेली के गिरदो पेश का भी मुआयना करना होगा। क्यों? यहाँ तो कोई चीज़ भी काबिले दीद नहीं। ना सही, मैं परिंदों के घोंसले देखना चाहता हूँ। क्या गिद्ध का भी कोई घोंसला होता है? ठाकुर साहब ने हैरत से पूछा। दूसरे परिंदों का तो होता है। आपकी कई बातें बिल्कुल मेरी समझ में नहीं आती, ठाकुर साहब ने कहा। वो 1 घंटा तक हवेली के इर्द गिर्द घूमते रहे। मेजर को इस बात पर बड़ी हैरत हुई। उस जगह दरख्तों पर परिंदों के बहुत कम घोंसले थे। हमें आपकी मेहरबानी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। आप काफ़ी थक गए होंगे। अब वापस चलते हैं। मैं अकेला ही इस इलाके की सैर का प्रोग्राम बनाऊंगा। वो जब वापस आए तो दोपहर के खाने का वक़्त हो चुका था। खाना खा चुकने के बाद वो दुनिया के मुख्तलिफ़ मसाइल पर बहस कर रहे थे। नाना राय अगरचे साइंसदान था, लेकिन खुश्क मौजू से जल्द उकता जाता था और वो मौजू बदलने की कोशिश किया करता था। कोई लतीफ़ा सुनाने का मौका पैदा कर लेता था। अब भी उसने लतीफ़ा सुनाने की राह हमवार कर ली। वो कह रहा था कि एक शरीरे बदन का धान पान आदमी एक डॉक्टर के पास पहुंचा और डॉक्टर के दरियाफ़त करने पर उसने बताया कि उसे कब्ज़ की शिकायत है। डॉक्टर ने उसे कब्ज़ कुशाद दवा दे दी, लेकिन दूसरे दिन वो आदमी फिर डॉक्टर के पास पहुंच गया और उसने शिकायत की कि उसे दवा से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ने वो बदल दी। तीसरे दिन वो फिर डॉक्टर के पास पहुंच गया और एक दफ़ा फिर शिद्दत से शिकायत की कि दवा भी बिल्कुल बेकार है। डॉक्टर ने उसे सर से पांव तक गौर से देखा और झंझलाकर कहा, मैंने जो दवा दी है वो अगर घोड़े को भी देता तो उसे भी पेचश हो जाती। फिर न जाने क्यों डॉक्टर को ख्याल आया था और उसने उस शख्स से पूछा, आप काम क्या करते हैं? उस शख्स ने बड़ी मस्कीन सूरत बनाकर कहा, मैं शायर हूँ। डॉक्टर मुस्कुराया और उसने अपनी जेब में हाथ डाला और उस शख्स की हथेली पर 2 रुपये रखता हुआ बोला, जाओ भैया, पहले जाकर खाना खाओ, कब्ज़ की शिकायत खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। सब ने ज़ोरदार कह के बुलंद किए। ठाकुर साहब के हंसते हंसते पेट में बल पड़ गए और इतने में बाहर बरामदे में किसी कार के रुकने की आवाज़ सुनाई दी। मेरे ख्याल में योगिता आई है, ठाकुर साहब ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा। अब हल्के हल्के कदमों की आहट सुनाई दी और दूसरे लम्हे एक नौजवान लड़की ने कमरे में कदम रखा और वहाँ अजनबी लोगों को देखकर फ़ौरन पलट पड़ी। आओ योगिता, ये लोग मेरे दोस्त हैं। सब योगिता की तरफ देख रहे थे। वो 22 वर्ष की एक हसीन लड़की थी। चेहरे पर दोशीदगी की सबाहत बहुत नुमायाँ थी। उसने साड़ी बांध रखी थी और उसका जिस्म सडोल और बाजू बहुत दिल आवेज थे। उसके एक एक अंग से नस्वानियत झलक रही थी और उसका चेहरा बीजवी था, आंखें स्याह। वो एक मसव्वर का हसीन शाहकार मालूम हो रही थी। ठाकुर साहब ने उसका तारफ़ कराया और फिर उन्होंने कहा, आज तुम देर से आई हो योगिता।
मुझे बस्ती नाग घर में देर हो गई, मैं जल्द वापस पहुंचना चाहती हूं। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? नहीं शुक्रिया। चाय या कॉफ़ी नहीं पियोगी? नहीं, बहुत देर हो जाएगी। और फिर उसने अपने महबूब के मेहमानों की तरफ मुंह फेर कर कहा, क्या आप लोग कुछ दिन यहाँ ठहरेंगे? 2-4 रोज़ तो ठहरेंगे ही, मेजर साहब ने जवाब दिया। मैं चाहती हूँ कि आप सब कल या परसों मेरे यहाँ आकर खाना खाइए। योगिता ने ठाकुर साहब की तरफ मुड़कर देखा और कहा, इनको किसी शाम मेरे घर ले आना, कोशिश करूँगा। अच्छा तो मैं चलती हूँ। योगिता ने सबको हाथ जोड़कर नमस्ते कहा और एक छलावे की तरह बाहर चली गई और उसने कमरे से बाहर जाकर कहा, अपना ख्याल रखना। मेजर ने ठाकुर साहब की तरफ सवालिया निगाहों से देखा और पूछा, योगिता के ये कहने का क्या मतलब है कि अपना ख्याल रखना? वो अक्सर यूं ही कहा करती है, उसे मालूम कि हमारे ख़ानदान के अक्सर कोई ना कोई हादसा पेश आता रहता है, ठाकुर साहब ने खिसाने होकर कहा। और मैंने आपकी बात पर एतबार कर लिया था कि आपने बददुआ वाली बात योगिता को नहीं बताई। मेजर ने कहा, मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया है। इस इलाके में अक्सर यही चैमगोइयाँ होती रहती हैं और उसके कानों में भिनक पड़ गई होगी। आप तो जानते हैं कि देहात के लोग बेपरकी उड़ाते हैं। मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मगर मैं फिर एक बार आपको खबरदार करता हूँ कि आप बददुआ वाली बात किसी को मत कहिएगा। मैं आपको वचन दे चुका हूँ, हम लोग अपने कौल को निभाने के आदी हैं। ठाकुर साहब ने खफा होते हुए कहा, आपकी क्या राय है? क्या मेरी ज़िंदगी वाकई सख्त खतरे में है? क्या मैं अपने आप को कमरे में बंद कर लूँ? ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एहतियात करना होगी। मैंने अभी अभी आपको बताया है कि अगर आप किसी गिद्ध को चीखता हुआ सुने तो उसकी परवाह ना कीजिएगा और उसे चीखने दीजिएगा। उसे देखने या ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं। मेजर ने कहा, अब रही ये बात कि आपकी ज़िंदगी ख़तरे में है या नहीं, इसके बारे में इख्तलाफ राय कैसे हो सकता है? आप ही तो अक्सर ये कहते रहते हैं कि आप इस ख़ानदान के आखिरी फ़र्द हैं। अगर आप पर कोई हादसा गुजरा तो आपके ख़ानदान का नामो निशान मिट जाएगा। क्या? और ठाकुर साहब की गगी बंद गई। मेजर साहब का मतलब ये है कि कोई ऐसा शख्स या बहुत से अशखास ये चाहते हैं कि आपके ख़ानदान का नामो निशान मिट जाए, नाना राय ने वजाहत करते हुए कहा। ठाकुर साहब की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो लोग मेरे ख़ानदान का नामो निशान क्यों मिटाना चाहते हैं? हमने उन लोगों का क्या बिगाड़ा है? मैं अभी सारे मामले पर रोशनी नहीं डाल सकता। वैसे मैं ये समझता हूँ कि कोई बड़ी देर से अपने इस मकसद को पाया तकमील तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। आपको यह ख्याल कैसे आया? ठाकुर साहब ने पूछा। आपने ही तो मुझे बताया है कि आपके ख़ानदान में जो मौतें हुई हैं वो दरअसल कत्ल की वारदातें थी, और हमने आज ये साबित किया है कि आपके ख़ानदान में ये आखिरी मौत यानी आपके बड़े भाई की मौत भी कत्ल की वारदात थी। आप खुद ही सोचिए, कत्ल की ये वारदातें क्यों ज़हूर में आ रही हैं, और उसकी एक ही वजह हो सकती है, एक आदमी या चंद लोग आपके ख़ानदान को हरफ़े गलत की तरह मिटाने पर तुले हुए हैं। ठाकुर साहब खामोश रहे। अगर ये नाम नहाद हादसे असल में कत्ल हैं तो उनके पीछे कोई ना कोई मकसद ज़रूर कार फरमा है, और नए कत्ल को रोकने के लिए उस मकसद की तलाश ज़रूरी, वरना ये कत्ल उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक इस ख़ानदान का एक भी फ़र्द ज़िंदा होगा। एक महज़ब मुल्क में कत्ल की वारदात के पीछे ज़्यादा मकासद नहीं होते हैं। कि आपके भाई की कोई चीज़ चुराई भी गई थी? उसके पास चुराने के काबिल कोई चीज़ थी ही नहीं, और उसके देगर बुज़ुर्गों का कुछ चुराया गया था, हो सकता है, लेकिन उसका जिक्र कभी नहीं आया। क्या आपके घर में कभी चोरी हुई या नकब लगाई गई? इस घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो चुराने के काबिल हो। अच्छा, हम फ़र्ज़ किए लेते हैं कि कत्ल का मकसद चोरी नहीं था। क्या इन वारदातों के पीछे हसद कार फरमा है? अगर हम हसद या रकाबत पर गौर करें तो इसका मतलब है कि इन वारदातों में औरत का हाथ है। क्या बलराम सिंह किसी औरत से मिलते थे या कोई औरत बलराम सिंह की तरफ मुतन्नफ़ थी? मैं सिर्फ एक ही औरत को जानता हूँ जो अपनी माँ के साथ हमारे यहाँ चली आई थी, और उसकी माँ का ये दावा था कि वो हमारी दूर की रिश्तेदार है, और उसका नाम संतू था। वो जब आई थी तो मेरे भाई के गिर्द मंडलाती रहती थी। अब 1 बरस से मैंने उसे नहीं देखा।
शायद वो बलराम सिंह की तरफ से मायूस हो चुकी थी। संतू के सिवा बलराम सिंह को मैंने किसी औरत या लड़की के साथ कभी नहीं देखा था। मेजर ने कहा कि इन कत्लों का मकसद मालूम करना एक टेढ़ा मसला नज़र आ रहा है। देखिए, मैं आपको मोहतात रहने की हदायत इसलिए कर रहा हूँ कि मैं ये नहीं चाहता कि मेरे यहाँ होते हुए दुश्मन आपको ठिकाने लगा दे। मैं उम्र भर आपको माफ़ नहीं कर सकूँगा। मैं इस हवेली में कब तक अपने आप को बंद रखूँगा? ठाकुर साहब ने कहा, आप इस हवेली में रहेंगे और कोई आप पर हमला करेगा तो फिर पुलिस के लिए ये साबित करना मुश्किल हो जाएगा कि आपको हादसा पेश आया है। मेजर ने कहा और फिर उसने मेज़ पर अपनी 2 उंगलियां बचाते हुए पूछा, क्या इस इलाके में आसपास कोई बाज़ार या कोई दुकान नहीं है? बाज़ार तो नहीं, मगर अब चौंका इन देहात में लारियां और बसें चलने लगी हैं, इसलिए गांव को जाने वाले हर मोड़ पर एक न एक चाय की दुकान ज़रूर होती है। मैं एक बात और भी सोच रहा हूँ। आपने बताया था कि आपके 4 देहात की ज़मीन 600 एकड़ है, मगर आमदनी सिर्फ 2 लाख रुपए सालाना। उसकी क्या वजह है? आप शायद भूल चुके हैं कि जागीरदारी ख़त्म हो चुकी है। मैं अपने पास 32 एकड़ ज़मीन रख सका हूँ। 32 एकड़ ज़मीन में मैंने बाबा श्री राम के नाम रखी है और इस तरह मैं 64 एकड़ ज़मीन का मालिक रह गया हूँ। मैं समझ गया, मेजर ने कहा, और इस वक्त हमें कोई और काम नहीं है। अब हमें अपने घर में ले चलिए जहां आपके ख़ानदान के कागज़ पड़े हुए हैं। उन कागजात से भी कोई काम की बात हाथ आ सकती है। ऐन मुमकिन है कि वो ख़त उन कागजात में मिल जाए जो इस हवेली में आपके ख़ानदान के बुज़ुर्ग जीवन सिंह की आमद के बाद भेजा गया था, या मेरा मतलब इस खत से है जिसमें बद्दुआ दर्ज थी। मैं आपको उस कमरे में तो ले जाऊंगा, मगर वो गिर्द से अटा हुआ होगा। कोई बात नहीं, हमें अपना काम करना है। प्रदीप हमारी मदद करेगा। मेजर ने कहा। नाना राय, ठेकर वीर सिंह, प्रदीप और मेजर खानदानी दस्तावेज वाजात वाले कमरे में चले गए। रास्ते में मेजर ने ठाकर से पूछा, आपकी इस जागीर में अपना मंदिर और अपना शमशान घाट होना चाहिए। मंदिर भी है और शमशान घाट भी है। मंदिर बहुत शिकस्ता है और उसकी देखभाल पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई, क्योंकि हम दोनों भाई धर्म से ज़्यादा लगाव नहीं रखते। हम दोनों ने मगरब में तालीम हासिल की थी। शमशान घाट की तो थोड़ी बहुत देखभाल की जाती है। बलराम सिंह को वहीं चिता के शोलों की नज़र किया गया था। दस्तावेजात वाला कमरा खोला गया तो उससे मिट्टी की अजीब बू आई। मेजर ने नाक पर रुमाल रखते हुए कहा, ऐसे मालूम होता है कि इस कमरे को बरसों से खोला नहीं गया। बलराम सिंह ने एक बार खोला था और वो भी खानदानी कागजात देखना चाहता था, लेकिन जल्द ही मायूस हो गया और उसने मुझे बताया था कि उस कमरे में बड़े संदूक में बेशुमार कागजात हैं, मगर एक भी काम का नहीं। ठाकर ने एक बहुत बड़ी चाबियों का गुच्छा अपनी कोट की जेब से निकाला। कुछ चाबियां जंग आलूद थीं। लीजिए, ये इस संदूक की चाबियां हैं। बड़ी चाबी बड़े संदूक की है। उस कमरे में पुराना असला भी दीवारों से टंगा हुआ था। उन हथियारों के मालिक कौन थे? मेजर ने पूछा। ये तो मैं जानता हूँ कि ये हथियार आपके बुज़ुर्गों के ही होंगे, मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कुछ हथियार इन लोगों के भी यहाँ मौजूद हैं जो हवेली के असली मालिक थे? मैं कुछ नहीं कह सकता। क्या उन हथियारों की कोई कीमत नहीं? अगर उनकी कोई कीमत होती तो मैं इनको कब का बेच चुका होता। मेजर एक पुराने संदूक की तरफ बढ़ा। वो लकड़ी का संदूक था, लेकिन इब्तदा और ज़माने की वजह से स्याह पड़ चुका था। उस संदूक पर पीतल की पत्तियां जुड़ी हुई थी और पीतल की वो पर्चियां भी स्याह पड़ चुकी थी। ठाकर साहब ने आगे बढ़कर उस संदूक का ताला खोलना चाहा तो मेजर ने उनका हाथ पकड़ लिया। ठहरिए, इस संदूक को हाथ न लगाइए। क्यों, क्या बात है? इस संदूक को पहले कब खोला गया था? बलराम सिंह ने 1 वर्ष पहले खोला था। आपने ये सवाल मुझसे क्यों पूछा है? इसलिए पूछा है कि मैं देख रहा हूँ कि इस संदूक को हाल ही में खोला गया है। संग्राम सिंह ने झुककर उस संदूक के ताले का मुआयना किया और फिर उसने उठते हुए कहा, इस ताले को खोलने के लिए एक लीवर का इस्तेमाल किया गया है। आप ताले की धात पर लीवर की डाली हुई खराशें देख सकते हैं और ये खराशें ताज़ा मालूम होती हैं, इसलिए कि ये चमकदार रही हैं। ठाकुर सिंह ने ताले की तरफ बगौर देखते हुए कहा, आप ठीक कहते हैं।
मेरी समझ में नहीं आता कि किसने इस ताले को छेड़ा है। आपने मुझे बताया था कि आपके यहाँ कभी चोरी नहीं हुई। जी हाँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपके यहाँ चोरी हुई है। संग्राम सिंह ने संदूक के ऊपर दीवार की खिड़की की तरफ मशकूक निगाहों से देखते हुए कहा। ठाकर ने भी खिड़की पर निगाह डाली और बोले, इस हवेली में तकरीबन 200 खिड़कियां हैं। इतनी खिड़कियों की निगरानी कौन करता है और कोई भी इन खिड़कियों के रास्ते अंदर दाखिल हो सकता है। खिड़कियों को महफूज बनाना भी नामुमकिन है। मुझे हैरत हो रही है कि जो कोई भी उसके अंदर आया वो आखिर क्या गर्ज लेकर आया। और इस घर में जेवरात नहीं, नकदी नहीं, हीरे जवाहरात नहीं। मेरे पास बीक वक़्त 1000-2000 से ज़्यादा रकम भी नहीं होती। क्या आपका कोई ख़ानदानी कागज़ बेशकीमत हो सकता है? नाना राय ने पूछा। अगर कोई कागज़ कीमती होगा तो मेरे लिए होगा, दूसरे शख्स का उससे क्या सरोकार। मेरे और श्री राम बाबा के सिवा किसी को इल्म भी नहीं कि इस संदूक में ख़ानदानी कागजात रखे हुए हैं। अच्छा, तो श्री राम बाबा भी जानते हैं कि इस संदूक में क्या है? जी हाँ, ठाकुर साहब ने कहा। श्री राम बाबा ने अपनी सारी उम्र इस घर में बसर की है। उनका एक मामू भी इस घर में मुलाजम रह चुका है। वो अपने मामू ही से पता पूछकर उस घर में मुलाजमत के लिए आए थे। श्री राम बाबा एक वफादार नौकर हैं। उस घर की गुलामी हमेशा उनके मद्देनज़र रही है। क्या आपके नज़दीक इस हवेली की मलकियत के कागजात ज़रूरी नहीं? संग्राम सिंह ने पूछा। बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये भेद खुल जाए कि मेरे पास वो कागजात नहीं हैं तो इस हवेली के असल मालकों के वारसों से कोई एक वारस इस हवेली पर अपनी मलकियत का हक जता सकता है। वो कागज़ ही मेरे पास इस बात का वाहद सबूत हैं कि मैं इस हवेली का जायज़ मालिक हूँ। खैर, एक बात आपको बता दूँ, जो शख्स इस संदूक को खोलने आया वो अपने इरादे में कामयाब नहीं हो सका। अगर वो ताला खोलने में कामयाब हो गया होता तो ताला दोबारा बंद नहीं कर सकता था और उस वक़्त ताला हमें खुला हुआ मिलता। आप आज के बाद चाबियों के इस गुच्छे को छुपा कर रख दीजिए। इस संदूक का पुराना ताला मजबूत है और उसको खोलना आसान नहीं। ज़रूरी कागजात भी आपको महफूज जगह रखने होंगे। आप उनको अपने बैंक के लॉकर में रख सकते हैं। किसी को ये कैसे पता चला कि ज़रूरी कागजात इस संदूक में हैं? मैं इस बात पर अभी तक अपना सर फटक रहा हूँ, ठाकुर साहब ने कहा। मैं समझता हूँ कि किसी को ये गुमान है कि इस संदूक में कीमती चीज़ है। इस संदूक में रुपया नहीं है। चोर को यह इल्हाम नहीं होता कि संदूक में रुपया नहीं। वो तो संदूक को जब खोल कर देखता है तो फिर पता चलता है। ये भी तो हो सकता है कि आपके यहाँ जो चोर आया वो रुपये की तलाश में ना आया हो। फिर तो इस संदूक को खोलना और भी ज़रूरी हो जाता है, ठाकुर साहब ने कहा। जी हाँ, और मामला हमें यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाता। मैं इस वाक़े के बाद एक और बात सोच रहा हूँ। चोर जब चाहे अपनी मर्ज़ी से इस घर में दाखिल हो सकता है। अगर उसे ये पता चल जाए कि आपकी ख्वाबगाह कहाँ है तो उस घर के अंदर ही कोई अंधुनाक हादसा हो सकता है। कि आप अपनी ख्वाबगाह के दरवाजे बंद करके सोते हैं? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूं? आज से आपको अपनी ख्वाबगाह का दरवाज़ा बंद करके सोना होगा। मैं आपकी बेहतरी की बात कर रहा हूं। खैर, संदूक खोलिए। ठाकुर साहब ने बड़ी बेचैनी से चाबी लेकर संदूक का ताला खोल दिया। संदूक का ढक्कन बहुत भारी था और उसे उठाने में प्रदीप ने ठाकुर साहब की मदद की। संदूक के अंदर से गुबार उठा। वो संदूक कागजात से अटा हुआ था। मेजर संग्राम सिंह ने मुतहम्मल में मुड़ा हुआ एक कंबल उठाया और उसे दीवार से टकराकर झाड़ा। उसे खोला और उस कंबल में सुर्ख रोशनाई से लिखा हुआ एक मोटा कागज़ था। क्या आप उसे पढ़ सकते हैं? मेजर संग्राम सिंह ने वो मोटा कागज़, जिस पर एक बहुत बड़ी मोहर का निशान था, ठाकुर वीर सिंह की तरफ बढ़ा दिया। ये शाही इकरारनामा है जिसकी ज़िद से ये हवेली मेरे बुज़ुर्ग जीवन के नाम मुंतकिल की गई थी। संग्राम सिंह ने दूसरे कागज़ की तरफ इशारा किया। क्या आप इनको पढ़ सकते हैं? जी हाँ, ठाकुर साहब ने जवाब दिया और वो संदूक में पड़े हुए कागज़ों को उलट पलट कर देखने लगा। ये वो मंजनामे हैं जो लोगों को दिए गए कर्ज़ों के कागजात हैं, अदालतों के फ़ैसले हैं। मेरा एक बुज़ुर्ग मुसन्नफ़ था और वो जो फ़ैसले सादर कर देता था उनकी नकल अपने पास रख लेता।
एक दफ़ा मेरे पिता और एक ववावान को अपने साथ लाए थे और उन वदावान को ये काम सौंपा गया था कि वो तमाम कागजात को तारीख और तरतीब दे और उन कागजात में 16वीं सदी के मशहूर डाकू पंखराज सिंह पर महाराज की अदालत में चलाए गए मुकदमे की पूरी कहानी भी है, जिसे रीछ दंड दिया गया था। कहानी हमारे पिताजी ने हमें सुनाई थी। रीछ दंड क्या मतलब? मेजर संग्राम सिंह ने पूछा। उस ज़माने में मुजरिमों को सज़ा देने के लिए अजीबोगरीब तरीके अपनाए जाते थे। जब किसी को सज़ा देना मकसूद होता, जो पकड़ा ना जाता हो, तो उसकी जगह जंगल से एक रीछ पकड़ लिया जाता। उस रीछ को एक दरख्त से बांध दिया जाता और उसकी कीमत मुकर्रर कर दी जाती। ये कीमत उस वक़्त तक बढ़ती रहती थी जब तक मतलूबा मुजरम हत्थे ना चढ़ता। शहर में हर 15-20 दिनों के बाद ऐलान किया जाता कि जो शख्स मतलूबा शख्स को ज़िंदा पकड़ कर लाएगा या उसका सर काट कर लाएगा, उसे रीछ की कीमत के बराबर इनाम दिया जाएगा, और अगर वह मुजरम का साथी भी होगा तो उसे माफ़ कर दिया जाएगा। इस ऐलान का नतीजा ये होता था कि एक दिन मतलूबा मुजरम का साथी अपनी जान बचाने और इनाम हासिल करने के लिए उसका सर काट कर ले आता था या उसे ज़िंदा पकड़वा देता था। इंसान की तारीख में जुर्म रोकने के लिए क्या क्या तदबीरें अख्तियार की गई हैं, नाना राय ने कहा। ठाकर साहब संदूक के अंदर कागजात का उलट पलट कर देखते रहे और उस संदूक को खंगालने में 2 घंटे सिर्फ हो गए। ये बेकार कागजात हैं, घर के अखराजात से मुतल्लिक हैं। चलिए, ज़्यादा वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। इन कागजात से काम की कोई बात हाथ नहीं लग सकी।